तो दोस्तों कुछ दिन पहले मैंने खौफ पे वेब सीरीज देखी है जो कि मुझे काफी पसंद आई है और आज मैं इसी वेब सीरीज को एक्सप्लेन करने वाला हूँ। इस वेब सीरीज को डायरेक्ट किया है पंकज कुमार और सूर्या बालाकृष्णन ने। खौफ एक इंडियन साइकोलॉजिकल हॉरर वेब सीरीज है। इस वेब सीरीज को IMDb पर 7.5 स्टार रेटिंग मिली है और रोटेन टमाटो पर इसे 83% लोगों ने पसंद किया है। तो आइए आज इस वेब सीरीज को एक्सप्लेन करते हैं। इस वेब सीरीज के बारे में कुछ बातें मैं लास्ट में करूंगा, इसलिए इस वीडियो के लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। तो सीरीज की स्टार्टिंग में हम अनु नाम की लड़की को देखते हैं जो बस से उतरकर अपने हॉस्टल जा रही होती है। उसके हॉस्टल का रास्ता एक सुनसान गली से होकर गुजरता है। तभी कोई बदमाश लड़का अनु के ऊपर लेजर पॉइंट करके उसके साथ छेड़खानी करता है, लेकिन अनु इस बात को इग्नोर करके अपने हॉस्टल में चली जाती है। हॉस्टल में उसका रूम नंबर 333 था, जहां पर उसके फ्रेंड उसका पहले से ही इंतजार कर रहे थे। हॉस्टल में जाने के बाद अनु देखती है कि यहाँ पर कुछ पार्टी ऑर्गेनाइज हो रही है। वहां पर उसकी और 4 फ्रेंड थी जिसका नाम निकी, रीमा, कोमल और श्वेतलाना था। श्वेतलाना अनु की काफी ज्यादा क्लोज फ्रेंड थी। इसके बाद अनु श्वेतलाना से उस रूम के बारे में डिस्कस करती है जो उन्होंने इस हॉस्टल के बाहर लिया है और 1 महीने बाद वो वहां पर शिफ्ट होने की सोच रहे हैं। निकी नाम की लड़की का फैमिली बैकग्राउंड बहुत तगड़ा है, लेकिन उसे स्टेम्बलिंग यानी कि लड़खड़ाने की प्रॉब्लम है, जिस वजह से उसे काफी बुलिंग फेस करनी पड़ी है और उसकी फैमिली में भी उसे कोई खास नहीं समझ पाया। कोमल के बैकग्राउंड की बात करें तो कोमल एक प्रोस्टिट्यूट हुआ करती थी, लेकिन अब उसने वो सब काम छोड़कर एक नई जिंदगी शुरू करने की सोची है। अब रीमा के बारे में बात करें तो रीमा इन सब से उम्र में बड़ी है और उसकी एक बेटी भी है जो कि अप्रोक्स 6 या 7 साल की है। वो अभी प्रेग्नेंट भी है और इनके साथ पार्टी में भी है। उसका पति अभी जिंदा है, लेकिन वो उसके पति के साथ नहीं रहती क्योंकि उसके पति का फैमिली बैकग्राउंड काफी पिछड़ी सोच के है। वो रीमा से एक बेटा चाहते थे, लेकिन बार बार उसे लड़की हो रही थी। एक लड़की हो गई तो उसके पति ने उसे एक्सेप्ट कर लिया, लेकिन दूसरी लड़की होने पर उसका बार बार मिसकैरेज करवा दिया जा रहा था। रीमा इसलिए उसके पति के साथ नहीं रहती थी क्योंकि अगर उन्होंने चेक कराया और उसके गर्भ में अगर बेटी निकली तो वो फिर से उसका मिसकैरेज करवा देंगे। टोटल मिला के कंक्लूड करें तो हमें यहाँ तक ये समझ आया है कि ये सभी लड़कियां यहाँ पर किसी न किसी मजबूरी से रहा करती हैं और उनके फैमिली के बैकग्राउंड कुछ ठीक नहीं है। प्रगति वर्किंग वुमेन हॉस्टल के बारे में हम बात करें तो ये एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल था और ये एक जंगल के अंदर था, इसलिए यहाँ पर क्राइम वगैरह कुछ ज़्यादा ही होते थे। हॉस्टल के बाकी लोगों की बात करें तो हॉस्टल में गार्ड, मेस में 2 लोग खाना बनाने का काम करते थे और एक वार्डन थी जो काफी अजीब बर्ताव करती थी। इसके बाद हम अनु के बारे में थोड़ा जानते हैं। अनु का एक बॉयफ्रेंड था जिससे अनु काफी ज्यादा प्यार करती थी। उसका बॉयफ्रेंड बार बार ऐसी हरकतें करता था जो अनु के फेवर में नहीं थी, लेकिन अनु उन चीजों को बार बार इग्नोर करके पॉजिटिवली उसके साथ रहना चाहती थी। लेकिन उसका बॉयफ्रेंड उसे चीट कर रहा था, लेकिन अनु ये बात नहीं जानती थी या फिर शायद उसे इग्नोर कर रही थी। हाल ही में उसने एक नया रूम लिया था जो उसकी बॉयफ्रेंड की बिल्डिंग के पास में था। रीमा उसे बार बार समझाती थी कि वो तुम्हें चीट कर रहा है, देखना एक दिन वो तुम्हें धोखा दे देगा, लेकिन अनु इन सब चीजों को इग्नोर किया करती थी। अब यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और हमें मधु नाम की एक लड़की को दिखाया जाता है। मधु एक सिंपल और इनोसेंट लड़की थी जो कि ग्वालियर से दिल्ली के लिए आई थी। दिल्ली में आने के बाद वो सबसे पहले अरुण से मिलती है और उसके रूम पर रहने के लिए जाती है। यहाँ अरुण की बात करें तो अरुण उसका बॉयफ्रेंड है जो कि ग्वालियर से दिल्ली आया था और उसके पीछे पीछे मधु। अरुण के रूम पे जाने के बाद वो दोनों इंटीमेट होते हैं, लेकिन इंटीमेट होते टाइम मधु को कुछ वियर्ड सपने दिखाई देते हैं या फिर कहे तो वियर्ड हेलुसिनेशन होते हैं। उसे मास्क पहने हुए इंसानों का ग्रुप नजर आता है जिन्हें देखने से हमें ऐसा लग रहा था कि उसका गैंग रेप पास्ट में हुआ है। इसके बाद हमें पता चलता है कि अरुण और मधु ग्वालियर में साथ में कॉलेज में पढ़ा करते थे और तब से ये लोग एक दूसरे को जानते हैं और एक दूसरे को डेट कर रहे हैं। नेक्स्ट डे मधु बेला नाम की एक लड़की से मिलती है, जहां पर बेला उसे एक जॉब दिलाने का प्रॉमिस करती है। बेला किसी तरह उसे कस्टमर सर्विस सेंटर में जॉब लगवा देती है और उसे एक हॉस्टल का एड्रेस देती है क्योंकि मधु के पास दिल्ली में रहने के लिए कुछ खास जगह नहीं थी। दिल्ली में अगर वो रूम से रहती तो उसे काफी महंगा पड़ता, इसीलिए उसे कोई सस्ती जगह चाहिए थी जिसे वो अफोर्ड कर सके। बेला उसे एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल का पता देती है जहां पर वो चीपली रह सके। तभी वहां पर बेला का फियोंसे नकुल आता है जिसे देखकर मधु थोड़ी शॉक हो जाती है। मधु को ऐसा लगता है कि मैंने नकुल को पहले कहीं ना कहीं देखा है। अब मधु को ऐसा क्यों लग रहा है आपको वेब सीरीज में आगे पता लगेगा।
इसके बाद अरुण उसे उसी गवर्नमेंट हॉस्टल में ले जाता है और हम देख पाते हैं कि ये वही हॉस्टल है जिसका नाम प्रगति वर्किंग वुमेन हॉस्टल है, जिसमें वो पांचों लड़कियां रहती है, या फिर कहे तो चार लड़कियां, क्योंकि एक उनमें से मारी जा चुकी है। अब वो मारी कैसे जा चुकी है हमें आगे पता लगेगा। हॉस्टल मेन रोड से काफी दूर था और वहां तक कोई ऑटो या बस भी नहीं जाती थी। अब उस हॉस्टल की वार्डन मधु को रूम दिखाती है और हम देख पाते हैं कि ये वही रूम है जिसका नंबर 333 है, जिसे हमने वेब सीरीज की शुरुआत में भी देखा था, जहां पर अनु रहा करती थी। तभी उन चारों लड़कियों की बातों से हमें पता चलता है कि अनु की मौत 6 महीने पहले हो चुकी है, जब वो हॉस्टल छोड़कर यहाँ से जा रही थी। उसकी मौत एक रोड एक्सीडेंट में हो गई थी। मधु को हॉस्टल काफी पसंद आता है, लेकिन वार्डन से मिलने के बाद उसे पता चलता है कि ये एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल है और यहाँ पर रहने के लिए आपको काफी सारे डॉक्यूमेंट लगेंगे। अब मधु का बॉयफ्रेंड अरुण एक हॉस्पिटल में काम करता था, इसलिए वो वहाँ की डॉक्टर सोहिनी, जो कि उसकी सीनियर थी, उससे फर्जी डॉक्यूमेंट बना देता है। डॉक्टर सोहिनी ने अपना क्लिनिक अभी हाल ही में अपने घर में शिफ्ट किया था, इसीलिए वो उसके लिए एक अपना असिस्टेंट ढूंढ रही थी। अरुण उसे मधु के बारे में बताता है और डॉक्टर सोहिनी को मधु काफी पसंद आती है, इसलिए डॉक्टर सोहिनी उसे पार्ट टाइम जॉब के लिए रख लेती है। अब मधु को मजबूरन में दोनों जॉब करना पड़ता है क्योंकि उसे पैसे की काफी नीड थी। अब उस रूम में मधु के शिफ्ट होने से पहले वहां पर 3 लड़कियां जाती है जो कि उसी रूम के आसपास में रहा करती थी। वो तीनों लड़कियां उसी रूम में जाके ओजिया बोर्ड के थ्रू किसी एंटिटी को बुलाने की कोशिश करती हैं। श्वेतलाना ये सब देखकर काफी गुस्सा करती है और उन्हें उस रूम से बाहर निकलने के लिए बोलती है, लेकिन वो लड़कियां नहीं मानती और उसे इग्नोर कर देती है। इसके बाद वो रूम बंद कर देती है, जिससे श्वेतलाना को काफी गुस्सा आता है और वो भी बाहर से रूम को बंद कर देती है। कुछ ही टाइम में उस रूम के अंदर से काफी ज्यादा आवाज आने लगती है। वो तीनों लड़कियां काफी ज्यादा डर जाती है, लेकिन कोई उनके लिए गेट नहीं खोलता। अब उस रूम के अंदर ऐसा क्या है जिससे वो तीनों लड़कियां इतनी ज्यादा डर गई, इसके बारे में हमें वीडियो में आगे पता लगेगा। मीनवाइल ग्रेसी नीचे से ये सब देख रही थी क्योंकि उसे वहां तक ये सब चीजें सुनाई देती थी। इसके बाद हम देखते हैं कि ग्रेसी यानी कि वाल्डन उसकी फ्रेंड मिश्रा के साथ बैठकर ड्रिंक कर रही थी। यहीं पर हमें पता चलता है कि मिश्रा का बेटा, जिसका नाम जीवा है, वो पिछले 6 महीने से घर पर नहीं आया। जीवा एक गुस्सैल स्वभाव का लड़का था जो उसकी माँ से बार बार झगड़ता रहता था, उसकी माँ की बात नहीं सुनता था। पास्ट में भी ऐसा कई बार हो चुका है, लेकिन वो इतने दिनों तक कभी गायब नहीं रहा। मिश्रा इसी बात को लेकर वार्डन ग्रेसी के साथ ड्रिंक कर रही थी क्योंकि वो काफी ज्यादा डिप्रेस थी। अब हमें यहाँ पर बब्बन नाम के लड़के को दिखाया जाता है जो कि जीवा का बेस्ट फ्रेंड था। मिश्रा उसी को पकड़कर उससे पूछताछ करने लगती है, लेकिन मिश्रा को कुछ खास लीड नहीं मिलती। अब यहाँ पर हमें नई बात पता चलती है कि मिश्रा और बब्बन एक हकीम के लिए काम किया करते थे। हकीम उन्हें कुछ टास्क देता था जिसे जीवा और बब्बन मिलकर पूरा करते थे। अब हकीम का बैकग्राउंड कुछ ऐसा था कि वो अपने पेशेंट को झूठा दिलासा देकर बिच्छू छिपकली का जहर बेचता था। उसके पेशेंट को कुछ आराम नहीं होता, लेकिन वो उसके पेशेंट से पैसे ठग लेता था। मिश्रा बब्बन के थ्रू हकीम तक जाती है और उससे उसके बेटे के बारे में पूछताछ करने लगती है। तब हकीम उसे बताता है कि तुम्हारा बेटा जल्दी ही तुम्हें मिल जाएगा। अब हकीम को यहाँ पर हम जितना सीधा समझ रहे हैं उतना सीधा नहीं था। वो एक सीरियल किलर था जिसे कोई साइकोलॉजिकली प्रॉब्लम थी। वो कई सारी लड़कियों को मार कर उनकी रूहें चुराता था। अब हकीम के पास कुछ पेशेंट आया करते थे जिन्हें वो ऐसी दवा देता था जिससे पहले तो उनके पेशेंट काफी ठीक महसूस करते थे, लेकिन कुछ टाइम बाद उनकी प्रॉब्लम इतनी ज्यादा बढ़ जाती थी कि वो दोबारा हकीम के पास आते थे। तब हकीम उन्हें बोलता था कि अब तुम्हारा टाइम खत्म हो चुका है। जीवा और बब्बन को बार बार एक ही टास्क दिया जाता था। वो बिच्छू का तेल बेचा करते थे जो कि इलीगल था, और जिन लड़कियों की रूहें चुराने के लिए हकीम उन्हें मार दिया करता था, उन लड़कियों की लाश को ठिकाने लगाया करते थे। इसके बाद हम हकीम को बनियान में देखते हैं, जिससे हमें पता चलता है कि उसकी स्किन पर काफी ज्यादा शोर है। उसकी स्किन धीरे धीरे सड़ रही है और वो रूहें इसलिए चुराया करता था ताकि वो उन रूहों को लेकर जिंदा रह सके। इसके बाद अरुण मधु को उसी हॉस्टल में छोड़ने के लिए आता है और ऊपर जाने लगता है, लेकिन गार्ड अरुण को वहीं पर रोक देता है, जिस कारण से मधु को अकेले ऊपर जाना पड़ता है। वार्डन मधु को उसका रूम दिखाने के लिए लाती है और उसका रूम शिफ्ट करवाने में उसकी मदद करती है। तभी वहां पर हम उन चारों लड़कियों को देखते हैं जिनकी हालत कुछ ठीक नहीं लग रही थी। ये लोग काफी डरे हुए नजर आते हैं।
और रीमा की प्रेगनेंसी भी 8वें मंथ पर आ चुकी है। यहाँ एक इंटरेस्टिंग बात हमें पता चलती है कि ये चारों लड़कियां इस हॉस्टल से बाहर पिछले 6 महीने से नहीं निकली हैं। इन्हें ऐसा लगता है कि इस हॉस्टल के बाहर कदम रखने पर इन्हें कोई मार डालेगा। ये चारों लड़कियां मधु के उस रूम में शिफ्ट होने के कारण काफी दुखी थे, क्योंकि इन चारों लड़कियों का मानना था कि उस रूम में अनु की आत्मा है। लेकिन वार्डन को इन बातों पर बिल्कुल भी यकीन नहीं आता और वो उन्हें डांट कर चुप करवा देती है। उसके बाद मधु शिफ्ट हो जाती है और काफी थकने के कारण वो रात में सो जाती है। सभी लोगों के सोने के बाद हम देखते हैं कि उसका रूम जोर जोर से अंदर से कोई पीट रहा है। ये सब देखने के लिए आसपास की लड़कियां बाहर आती है और ये सब देखकर काफी ज्यादा चौंक जाती हैं। लेकिन उनमें से कोई भी लड़कियां उस डोर के पास नहीं जाती, क्योंकि वो काफी ज्यादा डरी हुई थी। तभी बाहर से मधु निकलती है और बोलती है कि कौन दरवाजा जोर जोर से पीट रहा है। यानी मधु को लग रहा है कि वो दरवाजा कोई बाहर से पीट रहा है और इन बाहर वाली लड़कियों को ऐसा लग रहा है कि वो दरवाजा कोई अंदर से पीट रहा है। मधु उनसे बाहर निकलकर पूछती है तो वो लड़कियां बोलती है कि हमने इस दरवाजे को नहीं पीटा। अब मधु को यहाँ पर लगता है कि ये सब इन लड़कियों की चाल है, क्योंकि ये मुझे यहाँ पर नहीं रहने देना चाहती। इसलिए मधु उन लड़कियों को डांट देती है और अंदर सोने के लिए चली जाती है। के बाद हमें मधु के पास्ट को दिखाया जाता है, जिसमें अरुण और मधु एक पार्टी में जाने के बाद अकेले में कुछ टाइम बिता रहे थे। तभी वहाँ पर 3 लोग आते हैं जिन्होंने मास्क पहने हुए थे। वो मधु के साथ छेड़खानी करने लगते हैं और मधु को एक तरफ ले जाकर उसका रेप करने लगते हैं। अरुण उन्हें रोकने की काफी कोशिश करता है, लेकिन अरुण कुछ नहीं कर पाता। सबसे पहले तो उन्होंने अरुण को बहुत ज्यादा पीटा और उसके बाद मधु के साथ रेप किया। अब मधु नहीं जानती थी कि ये लोग कौन हैं और इन्हें पहचानना भी बहुत मुश्किल है, क्योंकि इन्होंने मास्क पहना है। अब मधु उनमें से एक लड़की को थोड़ा थोड़ा पहचानने लगती है, क्योंकि उस गैंग में से एक लड़के ने दूसरे लड़के का कुछ नाम ले लिया था और उस नाम के जरिए मधु को वो लड़का कुछ जानने पहचानने वाला लग रहा था। अब इतना बड़ा हादसा होने के बाद मधु के घर वालों को इन सब के बारे में नहीं पता था, क्योंकि मधु के घर वाले थोड़े ओल्ड सोच वाले थे। साथ ही मधु का भी ये मानना था कि अगर ये बात समाज में फैली तो उसकी इज्जत काफी खराब होगी। इसलिए उसने कोई रिपोर्ट नहीं करवाई और इन सब चीज़ों को छुपा लिया, और यही चीज़ें उसे बार बार सपने में आने लगी। इसलिए हम मधु को हमेशा डरा हुआ देखते हैं। इसके बाद हम अरुण और मधु को देखते हैं, जो कि इंटीमेट होने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन इंटीमेट होते टाइम उन्हें वही इंसिडेंट याद आ जाता है जिस कारण से वो दोनों इंटीमेट नहीं कर पाते। अरुण काफ़ी ज़्यादा रोता है, क्योंकि उसे बार बार उसी दिन के बारे में याद आता है, जिसे देखकर मधु भी काफ़ी ज़्यादा ट्रॉमेटाइज हो जाती है। ये दोनों अभी तक उस रात को भुला नहीं पाए थे। अब यहाँ पर हमें कम्प्लीटली समझ आ चुका है कि मधु को बार बार वो मास्क पहने हुए इंसान सपने में क्यों आते हैं। नेक्स्ट डे जब मधु डॉक्टर सुहानी के यहाँ काम कर रही थी, तब उसे वहाँ पर एक पोस्टर दिखाई देता है जिसपे लिखा हुआ था अ वर्कशॉप फॉर सेक्सुअल असॉल्ट विक्टिम्स। उस पोस्टर को देखने के बाद मधु उस वर्कशॉप को ज्वाइन करती है, उससे कुछ सीखने का सोचती है। इसके बाद मधु डॉक्टर शुओइनी को उसके बीते पास्ट के बारे में बताती है और ये दोनों उसके ऊपर काम चालू करते हैं। डॉक्टर शुओइनी की एक बेटी थी जिसका नाम कियारा था। मधु और कियारा काफी क्लोज आ जाते हैं और उन दोनों की काफी अच्छी बनने लगती है। लेकिन कियारा नोटिस करती है कि मधु काफी ज्यादा डरी डरी रहती है। कियारा इन्हीं बातों को नोटिस करते हुए उसे पेपर स्प्रे गिफ्ट करती है, जिससे कि वो अपने आप को प्रोटेक्ट कर सके। अब इसके बाद हम देखते हैं कि मधु को बार बार एक चीज सता रही थी। जो उस गैंग में एक लड़का था उसका नाम नकुल था और बेला के फियोंसे का नाम भी नकुल था। तो मधु को ये लग रहा था कि वो नकुल कहीं बेला का फियोंसे ही ना हो। इसलिए वो बेला के फियोंसे नकुल के बारे में थोड़ी जानकारी लेने की कोशिश करती है और वो ग्वालियर में रहता है या नहीं इसके बारे में जानने की कोशिश करती है। वो ऑफिस जाकर उसका एड्रेस मांगने लगती है, लेकिन नकुल वहां पर उसे देख लेता है। इसके बाद मधु उसके घर पर भी जाती है, जहां पर नकुल उससे बातें करता है और उसे कंफर्म करता है कि वो मैं नहीं हूँ। वो मधु के दिमाग में ये चीज़ बैठाल देता है कि मैं कभी ग्वालियर नहीं गया हूँ। नकुल ने अपने आप को ऐसा बताता है कि वो बहुत ज़्यादा सीधा और सच्चा इंसान है, और ये चीज़ वो मधु को एहसास करवा देता है, जिससे मधु को भी यकीन हो जाता है कि नकुल वो नहीं है। इसलिए मधु वो सब मानकर बैठ जाती है और नकुल को अच्छा मान लेती है। अब हॉस्टल में मधु के साथ काफ़ी हॉरर चीज़ें हो रही थी, जैसे मिरर में किसी एंटिटी का दिखना और बार बार गेट का खटखटाना। मधु को बार बार कुछ अजीब से सपने आते थे, जिससे वो काफी परेशान रहती थी। ये सब चीजों को इग्नोर तो नहीं करना चाहिए, लेकिन मधु इन सब चीजों को इग्नोर कर देती है। दूसरी तरफ हम उन चारों लड़कियों को देखते हैं जो कि अभी तक उस हॉस्टल से बाहर कदम नहीं रख पाई है। ये लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि रीमा की डिलीवरी नेक्स्ट मंथ हो जाएंगी, इसलिए ये लोग किसी तरह नेक्स्ट मंथ तक यहाँ से बाहर निकलने का प्लान बना रहे थे।
क्योंकि इन्हें किसी तरह नेक्स्ट मंथ तक यहाँ से बाहर निकलना ही पड़ेगा। ये लोग उसी हकीम को यहाँ पर बुलाते हैं और 333 रूम के अंदर जाकर वो हकीम चेक करता है। उस हकीम को यहाँ पर कोई डरावनी एंटिटी नजर आती है जिसे वो हकीम महसूस करता है। इस बात पर ग्रेसी काफी भड़क जाती है और उस हकीम को धक्के मारकर वहां से निकाल देती है। ग्रेसी इन सब अंधविश्वासों की बातों को बिल्कुल नहीं मानती थी और रूम खाली करवाने में उसका ही घाटा है। अब हकीम तुरंत के लिए तो वहां से चला जाता है, लेकिन पीछे वाली गली से वो श्वेतलाना से मिलता है। वो श्वेतलाना को यकीन दिला देता है कि अगर तुम्हें यहाँ से बाहर निकलना है तो तुम्हें मेरी मदद लेनी होगी। इसके बाद वो उन्हें कोई जहर देता है जो उस रूम में रहने वाली लड़की को देना होगा। श्वेतलाना उस जहर को दे देती है और मधु को देने के लिए मान जाती है, क्योंकि श्वेतलाना को जल्दी से यहाँ से बाहर निकलना था, क्योंकि नेक्स्ट मंथ रीमा की भी डिलीवरी आने वाली है। हकीम उसे बताता है कि ये दवा उसे तब तक देनी होगी जब तक मधु अनस्टेबल ना हो जाए, और जब वो पूरी तरह अनस्टेबल हो जाए उसे मेरे पास भेज देना। इसके बाद हम मधु को देखते हैं जिसकी मेंटली हालत कुछ ठीक नहीं है। हर दिन वो 2 जॉब करती है और वापस हॉस्टल लौटती है, जिसमें वो काफी ज्यादा थक जाती है। बीच में उसे काफी ज्यादा हैरेसमेंट का सामना भी करना पड़ता है। एक दिन जब वो बस में जा रही थी, एक लड़का उसकी छेड़खानी करता है। मधु काफी ज्यादा हैरेसमेंट का सामना करती है और किसी तरह हॉस्टल तक आ जाती है। हॉस्टल में आने के बाद वो देखती है कि उसके कपड़ों पर किसी का डिस्चार्ज है। मधु समझ जाती है कि ये उसी लड़के का काम है जो बस में मुझसे चिपक रहा था। वो तुरंत उन कपड़ों को निकाल कर नहा लेती है और काफी ज्यादा एम्बेरसमेंट फील करती है। इसके बाद रीमा और बाकी 3 लड़कियां उसके रूम में आती है और उसे उस दिन के लिए सॉरी बोलती है, क्योंकि जब वो पहले दिन यहाँ पर आई थी तो ये लोग उसे यहाँ से भगाना चाहते थे। लेकिन अभी वो चारों सॉरी फील करते हैं और उसे यहीं पर रहने के लिए बोलते हैं। तभी वहाँ पर श्वेतलाना और निकी आ जाती है और यहाँ पर हम देखते हैं कि ये चारों मिलकर मधु को एक चाय पिलाते हैं। उस चाय में उस हकीम की दी हुई जहरीली दवा मिली है। इसका मतलब ये है कि ये चारों यहाँ से निकलने के लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड है, इसीलिए ये चारों उस जहर को मधु को देने के लिए तैयार हो गए। मधु सो जाती है और रात में हम उसके रूम में एक बिच्छू को देखते हैं। सुबह उठकर मधु पैर देखती है तो पैर पर किसी इंसेक्ट ने उसे बाइट कर दिया था, या फिर कहे तो बिच्छू ने। इसके बाद मिश्रा को पुलिस स्टेशन में बुलाया जाता है और उसका सीनियर उसे बताता है कि तुम्हारे बेटे की बॉडी 6 महीने पहले यमुना के किनारे पे मिली थी। मिश्रा उसके बेटे की बॉडी को देखती है जो काफी ज्यादा जली कटी हुई थी, और यही कारण था कि लोकल पुलिस वालों को जब ये बॉडी मिली तो उसकी आइडेंटिफिकेशन नहीं हो पाई। मिश्रा ये सब देखकर काफी ज्यादा डिप्रेस हो जाती है, और कहीं ना कहीं मिश्रा को भी ये अच्छी तरह मालूम था कि जीवा एक अच्छा लड़का नहीं था। वो अपनी माँ को भी गाली दिया करता था और माँ से भी अच्छे से बात नहीं करता था, लेकिन मिश्रा के लाड़ प्यार ने उसे काफी ज्यादा बिगाड़ दिया था। जीवा अब उसके कंट्रोल से बाहर हो चुका था। मधु और अरुण के बीच में भी कुछ ठीक नहीं चल रहा था। इन दोनों को बार बार वही ट्रॉमा सताता है जो उस रात ग्वालियर में हुआ था, और उसी वजह से अरुण और मधु के बीच में कुछ अनबन हो जाती है। अरुण मधु को बताता है कि जिस रात ऐसा हुआ था तब मधु ने पार्टी में आने से पहले अरुण को कुछ फोटो भेजी थी, और अरुण ने मजाक मजाक में उसके एक बेस्ट फ्रेंड को वो फोटो शेयर कर दी थी, उसे ये बताने के लिए कि आज हमारी डेट होने वाली है। और उसके बेस्ट फ्रेंड ने उसी फोटो को 3rd ईयर वाले ग्रुप में डाल दी थी, और उस मैसेज को पढ़कर ही वो गैंग रेप वाले लोग वहां पर आए थे, क्योंकि उन्हें पता था कि उनकी डेट कहां पर होने वाली है। ये बात सुनकर मधु काफी ज्यादा गुस्सा होती है, क्योंकि इस इंसिडेंट को हुए काफी साल हो चुके हैं और अरुण ने ये बात उससे अभी तक छुपाई है। अरुण ने सब बातें उसे कई बार बताने की कोशिश करी है, लेकिन अरुण उसे नहीं बता पाया, और अरुण बिना सच बताए आगे नहीं बढ़ना चाहता था, या फिर कहे तो इस रिलेशनशिप को आगे नहीं बढ़ाना चाहता था। इसलिए मजबूरन अरुण ने उसे आज ये बात बता ही दी। मधु काफी गुस्सा होती है और वहां से चली जाती है, क्योंकि भले ही इन लोगों के बीच में काफी ज्यादा प्यार हुआ है, लेकिन उस रात जो उसके साथ हुआ उसमें कहीं ना कहीं अरुण का भी हाथ है। इसके बाद अरुण और मधु ने एक दूसरे से मिलना जुलना कम कर दिया था। इसी बीच नकुल की एंट्री होती है और नकुल मधु को एक पार्टी में इनवाइट करता है, जहां पर नकुल मधु को इम्प्रेस करने की कोशिश करता है और मधु इम्प्रेस हो भी जाती है। बातों ही बातों में वो लोग किस कर लेते हैं और मधु और नकुल का कुछ एक सॉफ्ट कॉर्नर यहाँ पर हमें नजर आता है। तभी वहाँ पर बेला यानी कि नकुल की फियोंसे आ जाती है, जिसे देखकर मधु वहाँ से जाने लगती है। लेकिन उसी टाइम पर नकुल के कुछ दोस्त आ जाते हैं जो उसे नकुल भैया करके बुलाते हैं, और उसे सुनकर मधु को उसी रात के बारे में याद आता है, क्योंकि उस रात में भी गैंग के एक मेंबर ने नकुल भैया करके पुकारा था। इस इंसिडेंट के बाद मधु को इन तीनों लोगों पर काफी शक हो चुका था, इसलिए मधु नकुल का फोन उठाना बंद कर देती है। मधु डॉक्टर सोहिनी से हेल्प ले रही होती है और उसे उस रूम के इंसिडेंट के बारे में बताती है। मधु उन चारों लड़कियों के बारे में उसे बताती है जो पिछले 6 महीने से उस हॉस्टल से बाहर नहीं निकली है।
सोहिनी को लगता है कि जो उन लड़कियों के साथ हो रहा है वो कोई एक साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर होगा। इसके बाद डॉक्टर सोहिनी उन चारों लड़कियों की तहकीकात में लग जाती है और उन चारों लड़कियों से बात करने के बाद उन्हें एक एक करके बाहर आने के लिए बोलती है, लेकिन उनमें से सभी लोग मना कर देते हैं। लेकिन किसी तरह निकी वहां से जाने के लिए मान गई थी, क्योंकि निकी उस हॉस्टल में रहकर काफी ज्यादा डेस्परेट हो चुकी थी। निकी की बहन और उसकी मॉम भी वहां पर आती है, जो उसे बाहर ले जाने की कोशिश करती है। लेकिन अचानक निकी के नाक से खून निकलने लगता है और वो काफी ज्यादा अनकंफर्टेबल फील करती है, जिस कारण से उसे वापस उस हॉस्टल में ले जा लिया जाता है। हॉस्टल में ले जाने के बाद वो बिल्कुल ठीक हो जाती है। श्वेतलाना के बाहर निकलते ही उसे ऐसा लगता है कि उसके गले को कोई रस्सी से दबोच रहा है, और कोमल को बाहर निकलने पर उसे ऐसा लगता है कि उसके गालों से खून निकल रहा है। और रीमा जब बाहर निकलने की कोशिश करती है तो उसका बेटा अंदर से बहुत ज्यादा खिलबिलाने लगता है। ये सब देखकर डॉक्टर सोहिनी काफी ज्यादा शॉक हो जाती है और उनके बारे में और भी ज्यादा जानने की कोशिश करती है। अब इन हालातों को देखकर डॉक्टर सोहिनी मधु को उसके साथ में ही रहने के लिए बोलती है, इसलिए मधु डॉक्टर सोहिनी के साथ उसके घर पर रहने के लिए चली जाती है। खैर, एक दिन जब मधु डॉक्टर सोहिनी के घर से जा रही होती है तब उसे रास्ते में नकुल मिल जाता है। नकुल उसे बोलता है कि मैं तुम्हें हॉस्टल तक ड्रॉप कर दूंगा। मधु तो पहले मना करती है, लेकिन नकुल के बार बार रिक्वेस्ट करने के बाद उसके साथ वो बैठ जाती है। इन दोनों के बीच में पहले तो नॉर्मल बातें होती है, लेकिन अचानक नकुल का बिहेवियर कुछ वियर्ड हो जाता है। मधु उसे बताती है कि मुझे अब उन लोगों से डर नहीं लगता है और मैं अब उनकी रिपोर्ट करने वाली हूँ और मैं उन्हें किसी भी तरह पकड़वाने वाली हूँ। नकुल ये सुनकर काफी ज्यादा गुस्सा होता है और गुस्से गुस्से में वो उसे सारी बात बता देता है कि उस दिन ग्वालियर में मैं ही तुम्हारे साथ था और मैंने और मेरे दोस्तों ने ही मिलकर तुम्हारा गैंग रेप किया था। नकुल उसे बताता है कि उसके पेरेंट ने उसे वहाँ बोर्डिंग स्कूल में डाला था और एक दिन जब उसने मधु को देखा तो वो उसे काफी ज्यादा अच्छी लगी, इसलिए बार बार वो उसे चॉकलेट भेजा करता था और उसे चिट्ठियां भेजा करता था। लेकिन मधु उसे कुछ भाव नहीं दे रही थी। वो मधु के पीछे बहुत ज्यादा पागल हो चुका था, इसलिए वो वापस दिल्ली आया और किसी तरह से उसने मूव ऑन कर लिया। लेकिन वापस जब वो ग्वालियर आया तो उसकी पुरानी यादें ताजा हो गई और साथ में उसे वही मैसेज मिल गया। उस मैसेज को देखने के बाद उसने अपने 2 कजन के साथ मिलकर उसका गैंगरेप कर दिया। अब ये सब सुनने के बाद मधु उसे गाड़ी रोकने के लिए बोलती है, लेकिन नकुल गाड़ी नहीं रोकता। अब वो हॉस्टल के पीछे वाले जंगल में गाड़ी घुमा लेता है। अब मधु काफी डर जाती है, इसलिए वो पेपर स्प्रे इस्तेमाल करके वहां से भागने की कोशिश करती है। लेकिन नकुल की गाड़ी के पीछे उसके 2 कजन भी आ रहे थे। वो तुरंत अपनी गाड़ी से उतरते हैं और मधु को पकड़ने लगते हैं। इसके बाद वो तीनों मिलकर उसे मारने की कोशिश करते हैं। मधु किसी तरह उनसे बचकर भागती है और वहीं पर छुप जाती है, लेकिन ये तीनों लोग उसे ढूंढने में लगे हुए थे। वो तीनों लोग अलग अलग हो जाते हैं और मधु को ढूंढने की कोशिश करते हैं। उसमें से एक लड़का किसी तरह मधु को ढूंढ लेता है और मधु को मारने की कोशिश करता है। वो लड़का पहले तो मधु के ऊपर हावी होता है, लेकिन मधु को हम अचानक पजेस होते हुए देखते हैं। देखने में ऐसा लग रहा था कि मधु को किसी ने पजेस कर लिया है। अब मधु पजेस हो चुकी थी, इसलिए उसके अंदर एक्स्ट्रा पावर आ चुकी थी। वो नकुल के दोनों कजन को वहीं पर मार देती है और वहां से भाग जाती है। नकुल के दोनों कजन को मारने के बाद वो हॉस्टल में आती है और हॉस्टल में आने के बाद भी वो पजेस होती है। हॉस्टल की चारों लड़कियां उसे देखती हैं, लेकिन वो ज्यादा रिएक्ट नहीं करती है और चुपचाप सोने के लिए चली जाती है, क्योंकि उन चारों लड़कियों को लग रहा था कि कहीं ना कहीं ये उस जहर का असर है। अब अगले दिन मधु नॉर्मल हालत में आ जाती है और अरुण उससे मिलने के लिए आता है। तब मधु अरुण को बताती है कि मैंने उन दोनों लड़कों को मार डाला है और इन सब चीजों के पीछे नकुल का ही हाथ था। तब अरुण उसे बताता है कि आज सुबह ही मेरी नकुल से बात हुई है और नकुल उसकी फियोंसे बेला के साथ वहां पर था। अरुण को यहाँ पर लग रहा था कि ये सब उसका एक वहम है। अब हॉस्टल में हम इन चारों लड़कियों को देखते हैं, जिसमें से निकी को ये सब बात जानकर काफी ज्यादा गिल्टी महसूस होता है कि इन चारों लोगों के कारण उस लड़की की ये हालत हुई है। इसके बाद निकी अपनी फैमिली से हेल्प मांगती है और कहती है कि मुझे यहाँ से किसी तरह निकलना है। तभी वहाँ पर डॉक्टर सोहिनी भी आ जाती है और वो भी उसकी हेल्प करने में लग जाती है। अब डॉक्टर सोहिनी ने पहले भी उसे यहाँ से निकालने की कोशिश की थी, लेकिन वो नहीं निकाल पाई थी। इसलिए डॉक्टर सोहिनी उसे बेहोश करके यहाँ से निकालने की कोशिश करती है। वो इसे एक नशीला इंजेक्शन देती है, जिससे निक्की वहीं पर सो जाती है या फिर कहे तो बेहोश हो जाती है। इसके बाद एक एम्बुलेंस में बैठाकर उसे हॉस्पिटल ले जाया जाता है। जाते वक्त उन्हें जंगल में पुलिस दिखाई देती है, जो उन्हें बताती है कि यहाँ पर पास में ही 2 लाशें मिली है। हॉस्पिटल में निकी का एमआरआई स्कैन होता है और एमआरआई स्कैन होने के बाद निकी तुरंत ही वहीं पर मारी जाती है। डॉक्टर सोहिनी उसकी काफी मदद करने की कोशिश करती है, लेकिन वो हेल्पलेस थी। डोर लॉक था और अंदर निकी अकेली और निकी मारी जा चुकी थी। दूसरी तरफ मधु हॉस्टल में आती है और वहां से हॉस्टल छोड़कर जाने की बात करती है।
लेकिन वो चारों लड़कियां उसे बताती है कि अगर तुम्हें सब कुछ सही करना है तो तुम्हें इस हकीम से मिलना होगा। मधु उन चारों लड़कियों की बात मान लेती है और उस हकीम से मिलने के लिए जाती है। जैसे ही मधु वहां पर जाती है, हकीम उस मधु को मारने की कोशिश करता है। हकीम उसे बेसमेंट में मारने की कोशिश कर रहा था और ऊपर पुलिस आ चुकी थी। पुलिस उस घर की छानबीन करती है लेकिन उसे वहां पर कोई नहीं मिलता। लेकिन तभी मिश्रा को बेसमेंट में से कुछ आवाज आती है, इसलिए वो बेसमेंट में जाकर चेक करती है। वहां जाकर वो किसी तरह मधु की तो जान बचा लेती है, लेकिन उस हकीम को नहीं रोक पाती। हकीम उसे ये बोलकर चला जाता है कि अगर तुम्हें तुम्हारे बेटे से मिलना है तो मुझे जिंदा रहना होगा। इस दुनिया में मैं ही सिर्फ तुम्हारे बेटे से तुम्हें मिला सकता हूँ। मिश्रा भी अपने बेटे से मिलना चाहती थी, इसलिए वो हकीम को नहीं रोकती है और हकीम को जाने देती है। इसके बाद मधु जब हॉस्पिटल में होती है तो अरुण उससे मिलने के लिए आता है। वहां पर मिश्रा भी आती है जो मधु से पूछताछ करने लगती है। अरुण जब बाहर बिल भरने के लिए जाता है तब वहां टीवी पे न्यूज सुनता है, जिसमें उसे पता चलता है कि जंगल में 2 लोगों की लाश मिली है। अरुण वहां समझ जाता है कि ये लाश किसकी है। तभी बेला और नकुल वहां पर आते हैं और नकुल को देखकर अरुण काफी ज्यादा चिढ़ जाता है। अरुण नकुल को धमकी देता है कि मैं पुलिस के पास जाके सब कुछ बता दूंगा, जिसपे नकुल उसे बोलता है कि मधु ने भी मेरे 2 कजन को मारा है। अगर तुम पुलिस के पास गए तो वो भी फंसेंगी और साथ में तुम्हें भी जेल जाना पड़ेगा। ये सब सुनकर अरुण चुप हो जाता है और थोड़ा परेशान हो जाता है। बेला और नकुल मधु से मिलते हैं और उसे घर पर ड्रॉप कर देते हैं। मधु कार में उस रेपिस्ट के बारे में बात करने लगती है ताकि बेला को कुछ समझा सके। तभी स्टॉप आ जाता है और मधु बेला को उसके बारे में बताने वाली थी। वो बताती उससे पहले नकुल हड़बड़ा जाता है और गाड़ी स्पीड से भगाकर ले जा लेता है, जिससे बेला को कुछ भी समझ नहीं आता। हम वार्डन को देखते हैं जो काफी ज्यादा परेशान होती है। वो परेशान होकर उन चारों लड़कियों के पास आती है और उनसे सच्चाई के बारे में पूछने लगती है। तब वो चारों लड़कियां 6 महीने पहले हुई घटना के बारे में उन्हें बताती है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और 6 महीने पहले का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर जीवा उन लड़कियों के रूम के बाहर पेंटिंग का काम कर रहा था। पेंटिंग का काम करते करते उसके हाथ में चोट लग जाती है। अनु इस बात को नोटिस कर लेती है और वहां पर जाकर उसके हाथ को देखती है। उसके हाथ से काफी खून निकल रहा था, इसलिए अनु उसके हाथ की मलहम पट्टी कर देती है। रीमा ये सब देखकर अनु को बोलती है कि तुम ज्यादा इसे सर पर मत चढ़ाओ। तभी जीवा के जेब से की गिरती है, जिसे रीमा उठाकर देती है। रीमा की उठाते समय देखती है कि उस की के लॉकेट में लेजर है। रात में उस लेजर को दिखाकर वो अनु को परेशान किया करता था। अनु ये सब देखकर काफी गुस्सा होती है, जिसपे जीवा काफी चिढ़ने लगता है। जीवा एक तरह से अनु से प्यार करता था, लेकिन अनु उससे बिल्कुल भी प्यार नहीं करती थी। वो पांचों लड़कियां जीवा को काफी डांटने लगती है और काफी एम्बेरेस फील करवाती है, जिससे जीवा काफी गुस्से में आ जाता है और इन लड़कियों को गंदी गंदी गाली देता है। इसके बाद जीवा वहां से बाहर चला जाता है। बाद में सभी लड़कियां अनु के फ्लैट पर जाती है, जहां पर जाकर वो पार्टी करने लगती है। ये फ्लैट अनु ने अभी हाल ही में किराए पर लिया हुआ था, क्योंकि उसी कॉलोनी में उसके बॉयफ्रेंड का घर था, जिससे मिलते जुलते रहने के लिए उसने उस फ्लैट को उस कॉलोनी में लिया था, जहां पर जाकर ये पांचों लड़कियां पार्टी करने लगती हैं। लेकिन तभी वहां उस कॉलोनी के कुछ लड़के आ जाते हैं जो उनके साथ छेड़छाड़ करने लगते हैं। उनमें से एक लड़का बोलता है कि ये फ्लैट मैंने पहले बुक किया है, तो यहाँ पर हम लोग पहले पार्टी करेंगे। इसके बाद वो सभी लड़के उन्हें साथ में पार्टी करने का ऑफर देते हैं, जिससे सतलाना काफी ज्यादा भड़क जाती है और इन लोगों के बीच में तू तू मैं हो जाती है, जिससे उस फ्लैट का मालिक वहां पर आता है और इन लड़कियों को गुस्से में वहां से निकाल देता है। उस तमाशे में अनु का बॉयफ्रेंड भी वहां पर मौजूद होता है, लेकिन वो उसे डिफेंड नहीं करता, जिससे अनु को काफी ज्यादा बुरा लगता है और वो उससे बाद में इस बारे में बात करती है। और ये चारों लड़कियां वापस अपने हॉस्टल में चली जाती है। अनु उसके बॉयफ्रेंड से बात करती है तो उसे पता चलता है कि उसका बॉयफ्रेंड उसे चीट कर रहा है। फाइनली अनु को समझ आ जाता है और वो भी हॉस्टल में वापस आ जाती है। वापस आते टाइम जीवा उसके साथ फिर से छेड़छाड़ करने लगता है। वो उसे बार बार लेजर लाइट दिखा रहा होता है। अनु का अभी अभी ब्रेकअप हुआ था, जिससे वो बहुत ज्यादा गुस्से में थी, इसलिए वो जीवा को उल्टा सीधा बोलने लगती है और उसे अंदर आने की धमकी देती है। जीवा अंदर नहीं आ पाता, लेकिन अनु ऊपर आकर पार्टी करने लगती है। जीवा को उसकी बातें काफी बुरी लगी होती है, इसलिए वो किसी तरह अंदर चला जाता है। अंदर आने के बाद वो छत पे जाता है और अनु के साथ गलत करने की कोशिश करता है, जिससे अनु अपने आप को डिफेंड करते हुए बोतल उसके सिर पर मार देती है। बाद में सारी लड़कियां मिलकर उसे काफी पीटती है और यहाँ से जाने के लिए बोलती है। रीमा गार्ड को बुलाने के लिए जा रही थी ताकि इसे बाहर ले जा सके, लेकिन उसके जाते टाइम जीवा काफी बुरा भला बोलने लगता है। वो लड़कियों को काफी गंदी गंदी गाली देता है, जिससे रीमा का दिमाग खराब होता है और वो एक जलती लकड़ी उठाकर उसे मार देती है, जिससे जीवा पर आग लग जाती है और वो काफी बुरी तरह जलकर मारा जाता है। खैर उसी टाइम वार्डन और उसकी फ्रेंड मिश्रा आ जाती है।
वार्डन ऊपर कुछ जलता हुआ देखकर काफी ज्यादा भड़क जाती है और ऊपर आकर इन लोगों को काफी बुरा भला बोलने लगती है। वार्डन ऊपर आती उससे पहले इन लोगों ने जीवा की लाश को 333 यानी कि 333 रूम में जाकर छुपा दिया था। वहां पर ले जाने के बाद अनु को पता चलता है कि वो जिंदा है, लेकिन अब उन चारों लड़कियों के पास कोई ऑप्शन नहीं होता, इसलिए वो उसे एक बॉक्स में कैद कर देते हैं जहां पर जीवा की फाइनली मृत्यु हो जाती है। बाहर सतलाना किसी तरह वार्डन को हैंडल करती है और उसे बाहर भेज देती है। इसके बाद वो मेष वाले एक लड़के के साथ मिलकर उसकी लाश को यमुना में ठिकाने लगा देती है। बाद में वो हॉस्टल आती है और हॉस्टल आने के बाद अनु की तबीयत कुछ ठीक नहीं रहने लगी थी। बार बार उसके दिमाग में वही सीन आने लगा था, क्योंकि जीवा की स्पिरिट उसे बार बार परेशान कर रही थी। इन सब के कारण अनु काफी ज्यादा परेशान हो जाती है और फाइनली वो हॉस्टल छोड़ने का डिसाइड करती है। वार्डन उसे हॉस्टल के बाहर छोड़ने के लिए जाती है, लेकिन तभी अनु को कार में जीवा का हेलुसिनेशन होता है, या फिर कहे तो जीवा की स्पिरिट दिखाई देती है और भागते हुए उसका एक ट्रक से एक्सीडेंट हो जाता है, जिसमें फाइनली अनु वहीं पर मारी जाती है। इसके बाद वो चारों लड़कियां यहाँ से काफी निकलने की कोशिश करती है, लेकिन जीवा का भूत उन्हें यहाँ से नहीं निकलने देता। खैर निकी के साथ जो कुछ हुआ उस कारण से इस हॉस्टल को बंद करवाने का नोटिस आ जाता है। वार्डन अब इस हॉस्टल को बंद करवाने के लिए मजबूर थी। अब बची 3 लड़कियों को समझ नहीं आ रहा होता कि अब ये क्या करे, इसलिए वो मजबूरन यहाँ से बाहर निकलने का फैसला करती है। उनके दिमाग में ये चल रहा था कि वैसे भी यहाँ अंदर रह के तो मरना ही है, उससे अच्छा है कि हम बाहर आजादी से खुल के मर जाए, इसलिए बाहर जाने का कोशिश करती है। सबसे पहले सतलाना बाहर जाती है, लेकिन बाहर जाते टाइम रीमा को लेबर पेन होने लगता है, जिससे सतलाना को मजबूरन अंदर आना पड़ता है और रीमा की डिलीवरी में हेल्प करना पड़ता है। वो तुरंत रीमा को ऊपर ले जाती है और ऊपर ले जाकर उसकी डिलीवरी करने लगती है। वहाँ पर वार्डन भी आकर उसकी मदद करने लगती है। वहाँ पर एक हॉस्टल की लड़की थी जो मेडिकल में काम कर चुकी थी, तो वो लड़की भी इन लोगों की हेल्प करती है। दूसरी तरफ हम मधु को देखते हैं, जिसे जीवा पूरी तरह पजेस कर लेता है और उसे हॉस्टल में वापस ला लेता है। वो हकीम भी मिश्रा के साथ हॉस्टल आता है, लेकिन जैसे ही वो हकीम ऊपर जाने की कोशिश करता है, वार्डन उसे हिट करके मारने की कोशिश करती है। दोनों के बीच काफी हाथापाई होती है, जिसमें वार्डन फाइनली मारी जाती है। अब उस हकीम के कहने पर श्वेतलाना मधु को फाइनल डोज दे देती है, जिससे मधु की हालत काफी ज्यादा खराब हो जाती है। जीवा उसकी बॉडी पे पूरी तरह पजेस करना चाहता था, लेकिन मधु उसे किसी तरह स्ट्रगल करके रोक रही थी। जीवा उसे बार बार कह रहा था कि तुम स्ट्रगल करना छोड़ दो और मैं तुम्हारी बॉडी को पूरी तरह पजेस कर लूंगा, मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा और तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगा, लेकिन मधु किसी तरह स्ट्रगल करके उसे अपने आप पर पजेस खाने से रोक रही थी। तभी जीवा की माँ उससे मिलती है और कहती है कि इस लड़की को जाने दो, लेकिन जीवा उसकी बात नहीं सुन रहा था। जीवा उसे बताता है कि कैसे उसने उन लड़कों से उसे प्रोटेक्ट किया था, यानी कि नकुल के कजन से। मधु अपनी पूरी ताकत लगा देती है जीवा को अपने आप से बाहर निकालने के लिए, और जीवा अपने फुल फोर्स से बाहर निकलता है और हकीम की बॉडी में चला जाता है, यानी कि अब हकीम पूरी तरह पॉजेस हो चुका है। उस आत्मा के निकलने के कारण आसपास की सारी चीजें टूट जाती है और एक लकड़ी मिश्रा के गर्दन में जाके जिससे फाइनली मिश्रा जी भी ऊपर चली जाती है। श्वेतलाना मधु को मारकर सब कुछ खत्म करना चाहती थी, लेकिन मधु उसे बताती है कि वो जीवन मेरे अंदर नहीं है। फिर हकीम ऊपर आता है और उन लड़कियों के ऊपर अटैक करने की कोशिश करता है। वो फाइनली रीमा तक पहुंचकर उसके बच्चे को मारना चाहता था, लेकिन ये लड़कियां उसे उस तक नहीं पहुंचने देती। लास्ट में मधु एक कुल्हाड़ी लेकर आती है और हकीम के गर्दन पर मारती है, जिससे हकीम की गर्दन धड़ से अलग हो जाती है और फाइनली इन्हें छुटकारा मिल जाता है। इसके बाद हमें नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है, जहां पर पुलिस वहां पर इन्वेस्टिगेशन करने के लिए आती है। तब डॉक्टर सोइनी उन्हें बोलती है कि इन लड़कियों को थोड़ा टाइम चाहिए, क्योंकि अभी ये काफी ज्यादा ट्रॉमेटाइज है। जिसके कहने पर पुलिस उन्हें थोड़ा टाइम देती है और उसके बाद पूछताछ करने का बोलती है। वो हकीम एक सीरियल किलर था और इन लड़कियों ने अपने डिफेंस में उसे मारा है। इस तरह केस बनाकर इन लड़कियों को फांसी नहीं होती और इन्हें जेल नहीं जाना पड़ता। इसके बाद हम उन चारों लड़कियों को रीमा के बच्चों के साथ पार्क में बैठा हुआ देखते हैं। दूसरी तरफ हम अरुण को देखते हैं, जो अभी जिंदा था लेकिन वो कोमा में था और मधु उसके पास बैठकर उसकी केयर कर रही थी। मूवी के लास्ट में हमें नकुल को दिखाया जाता है, जिसकी शादी बेला के साथ हो रही थी। तभी नकुल को मधु के विजन्स आने लगते हैं। तभी वहां पर पुलिस आती है और नकुल से उसके कजन्स के बारे में पूछने लगती है। तब नकुल उन्हें बताता है कि उस दिन मैं अपने कजन के साथ नहीं था। यहाँ पर बेला उन्हें बताती है कि नकुल के पीछे मधु भिड़ी हुई थी। बेला उन्हें सारी जानकारी दे रही थी, जिससे नकुल काफी ज्यादा भड़क जाता है और अपने कमरे में चला जाता है। नकुल वहाँ पर शांत बैठा हुआ था। तभी मधु वहाँ पर आती है और उसे छत से नीचे गिराकर मार डालती है। नकुल को मरता हुआ देखकर बेला काफी ज्यादा दुखी होती है और रोने लगती है।
लास्ट सीन में हमें मधु को दिखाया जाता है जो बहुत क्रीपी स्टाइल में देख रही होती है और हमें देखने से ऐसा पता लगता है कि अभी भी जीवा का कुछ न कुछ पावर उसके अंदर है, लेकिन अब वो मधु के कंट्रोल में है, इसलिए वो उसके ऊपर हावी नहीं हो रहा है। इसी के साथ फाइनली ये मूवी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। तो सबसे पहले यहाँ तो हम हकीम के बारे में बात करेंगे। कई लोगों के मन में तो यही सवाल है कि हकीम को यहाँ सीरियल किलर दिखाया गया था, लेकिन क्या वो सच में सीरियल किलर था? दोस्तों इसके बारे में एक थ्योरी ये कहती है, जो मैं पर्सनली मानता हूँ, हकीम की स्किन खराब हो रही थी, धीरे धीरे उसकी सारी स्किन सड़ रही थी, उसके बदन पे काफी ज्यादा जख्म हो गए थे, या फिर कहे तो अल्टीमेटली वो धीरे धीरे मारा जा रहा था। उसे अपने आप को बचाना था और अपने आप को बचाने के लिए कुछ न कुछ जरूर करना था, इसलिए उसने जादू टोना का रास्ता अपनाया और लोगों की रूहों को चुराने लगा। खास करके वो लड़कियों की रूहों को चुराता था। अब लड़कियों की रूहों को चुराकर वो अपने आप को जवान दिखाना चाहता था, या फिर कहे तो वो ज्यादा टाइम तक जिंदा रहना चाहता था। धीरे धीरे उसका शरीर खराब हो रहा था और उसे लड़कियों की नीड थी। तभी उसे मधु के बारे में पता लगा और उसने श्वेतलाना का यूज करके उसे जहर खिला खिलाकर मधु का इस्तेमाल किया। वो मधु को मारकर उसकी रूह निकालना चाह रहा था, लेकिन उसी टाइम पर वहाँ पुलिस आ गई, जिससे मधु भागकर वहाँ से निकल गई और हकीम का मंसूबा नाकाम रहा। इसीलिए लास्ट में उसकी हालत और भी ज्यादा खराब हो चुकी थी। अब यहाँ पर बात ये आती है कि अगर हकीम को लड़कियों की जरूरत थी तो वो बाहर से भी लड़कियां ले सकता था। मधु के पीछे आखिर पागल होने की क्या जरूरत थी? तो इसका आंसर 2 पॉइंट में मैं देता हूँ। पहला कि उसे पता चल चुका था कि यहाँ पर जीवा की आत्मा है। जीवा की आत्मा मधु के अंदर है और जीवा की माँ जो कि पुलिस में थी, उसे जीवा से मिलना बहुत जरूरी था। यानी कि सिंपल भाषा में अगर बात करें तो जीवा की माँ उसे जेल में डालने वाली थी। तब इन दोनों ने डील किया कि अगर तुम मुझे जेल में नहीं डालूंगी तो मैं तुम्हें जीवा से मिला दूंगा। और दूसरा कारण तो आपको पता ही है, उसके अंदर 2 आत्माएं हैं और उसका डबल फायदा होने वाला है। फाइनल कंक्लूजन पे आए तो हकीम सीरियल किलर था या नहीं? फाइनली बात करें तो हकीम एक सीरियल किलर था, क्योंकि वो अपने फायदे के लिए लड़कियों को एक ही तरह से मारकर उनकी रूहों को चुराया करता था। मधु के केस में भी उसने अपना ही फायदा देखा, लेकिन उसका मंसूबा कामयाब नहीं रहा। दूसरा पॉइंट इस वेब सीरीज में ये है कि लास्ट में मधु के अंदर जीवा था या फिर नहीं। तो दोस्तों इसका सिंपल आंसर ये है कि लास्ट में मधु के अंदर जीवा था, लेकिन वो उसके ऊपर हावी नहीं हो रहा था। अब यहाँ पर कुछ थ्योरीज हो सकती है, लेकिन जिस थ्योरी को मैं मानता हूँ वो मैं आपको बता देता हूँ। दोस्तों मेरे अकॉर्डिंग जीवा मधु को लाइक करने लगा था। जीवा मधु के साथ रहना चाहता था, या फिर कहे तो उसकी आत्मा को पजेस करना चाहता था। नकुल के फ्रेंड जब मधु को मारने के लिए आ रहे थे, तब जीवा ने उसकी मदद इसीलिए की क्योंकि वो मधु का दिल जीतना चाहता था। वो मधु का दिल जीत के उसकी बॉडी में हमेशा रहना चाहता था। इसलिए वो बार बार मधु को याद दिला रहा था कि मैंने तुम्हें नकुल के फ्रेंड से बचाया है, मैं आगे भी तुम्हें बचाता रहूंगा, मुझे तुम्हारी आत्मा को पूरी तरह से पजेस करने दो। लेकिन मधु ने उसे अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया और फाइनली वो मधु से बाहर निकल गया और हकीम की बॉडी में चला गया। दूसरी थ्योरी ये हो सकती है दोस्तों कि जब वो मधु की बॉडी और आत्मा को पूरी तरह पजेस कर लेता, तब वो उन चारों लड़कियों को मारकर अपना बदला पूरा कर लेता। इस तरह 2 काम उसके हो जाते। वो चारों उन लड़कियों से अपना बदला भी पूरा कर लेता और मधु के बॉडी में रहने को भी मिल जाता। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। अगर हम इन सब चीज़ों को हटाकर मेन चीज़ की बात करें, अगर इस शो को हम ध्यान से देखें तो इस शो में हमें भूतों से ज़्यादा इंसानों से डर लगना चाहिए। कि शुरू से ही हमने इस शो में देखा है कि कैसे अपने फायदे के लिए लड़के लड़कियों को इस्तेमाल करते हैं। शुरू में ही नकुल और उसके फ्रेंड ने मधु के साथ गैंग रेप वाला कांड कर दिया। दूसरा, अरुण उसके साथ अच्छे से रहने लगता है, लेकिन वो भी बार बार उसी बात को याद करके मधु को डिप्रेस करता है और खुद भी डिप्रेस होता है। तीसरा, अनु के बॉयफ्रेंड ने उसे चीट कर दिया। चौथा, जीवा ने उन चारों लड़कियों को छेड़कर उन्हें नर्क लाइक माहौल में डाल दिया। और फाइनली मूवी की स्टार्टिंग में हमने देखा था कि मधु के साथ बस में बार बार हेरेसमेंट होता था। बस में वो लड़का उसे गंदी नजरों से देखकर उसके साथ गलत काम करना चाहता था। मधु ने उस एम्बेरसमेंट और उस हेरेसमेंट को फील किया है जब वो हॉस्टल आई और उसे पता लगा कि उस लड़के का डिस्चार्ज उसके फ्रॉक पे है। इन सभी बातों से हमें ये पता चलता है कि ये वेब सीरीज हमें ये बताना चाहती है कि लड़कियां अभी भी समाज में सेफ नहीं है। वो बाहर निकलने से डरती है और उन्हें काफ़ी सारी एंजाइटी और हेरासमेंट का सामना करना पड़ता है। और इसी के साथ फाइनली ये वेब सीरीज़ यहीं पर ख़त्म हो जाती है। तो दोस्तों अगर आपको इस वेब सीरीज़ की एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। बाकी मैं मिलूंगा आपसे न्यू वीडियो में, तब तक के लिए लव यू, टेक केयर, बाय बाय।